Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is insulin regimes. Insulin regimes तीन तरह की insulin regimes होती हैं. एक बेसल इंसुलिन regime होती है, एक प्रांडियल इंसुलिन होती है और फिर एक मिक्स इंसुलिन regime होती है. अब जो इंसुलिन regimes होती हैं वो हर पेशेंट के हिसाब से स्पेसिफिक होती हैं एवरी पेशेंट के लिए. और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स. लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उसके लिए आपने इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी ही करनी होती है, और जिसमें आप मल्टी इंजेक्शन रिजीम को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंसुलिन पंप को भी यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसल इंसुलिन रिजीम के बारे में, जो आपकी पहली रिजीम होती है. जो बेसल इंसुलिन होती है उसको हम ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ ही ऐड करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर. जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, जो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका जो HbA1c है वो परसिस्टेंटली एलिवेटेड आ रहा है, तो फिर आपने उनको बेसल इंसुलिन स्टार्ट करानी होती है. मतलब कि एक ऐसा पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस थी वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहा है, मेडिकेशंस ले रहा है डायबिटीज़ की, लेकिन स्टिल उसका HbA1c नॉर्मल नहीं हो रहा है, वो एलिवेटेड आ रहा है, तो फिर आपने उनको इंसुलिन स्टार्ट करानी होती है. तो इंसुलिन हम बेसल इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं. अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इसमें दो तरह की इसकी डोजिंग होती है बेसल इंसुलिन की. एक वंस डेली होती है, एक ट्वाइस डेली होती है. जो वंस डेली होती है उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को यूज़ करते हैं. यही आपकी स्टार्टिंग रिजीम है. पहले आपने वंस डेली डोजिंग यूज़ करनी है, जिसमें आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में ग्लार्जीन या फिर आप बेड टाइम के ऊपर NPH इंसुलिन को इस्तेमाल करते हो. अब जो इसकी स्टार्टिंग डोज होती है वो आपने 10 यूनिट्स पर डे देनी होती है, या फिर आप जो है 0.1 से 0.2 यूनिट्स पर केजी पर डे के हिसाब से देते हो कि केजी के हिसाब से 0.1 से 0.2 यूनिट्स पर केजी पर डे देंगे, या फिर हम उनको 10 यूनिट्स पर डे स्टार्टिंग जो आपकी वंस डेली डोजिंग में लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जीन या फिर NPH इंसुलिन देते हैं. जो सेकंड होता है वो आपके पास होती है ट्वाइस डेली रिजीम. जो ट्वाइस डेली बेसल इंसुलिन रिजीम होती है इसमें हम NPH इंसुलिन को यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर कि जिनको हम बेड टाइम के ऊपर NPH दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं आया, उनके HbA1c लेवल एलिवेटेड ही आ रहा है, या उनका ग्लाइसेमिक टारगेट हम नहीं मीट कर सके जब हमने उनको बेड टाइम के ऊपर NPH दी. तो हम उनकी जो बेड टाइम वाली NPH की इंसुलिन डोज होती है उसके ही 80% को हम डिवाइड कर देते हैं 2/3 मॉर्निंग डोज के अंदर और 1/3 इवनिंग डोज के अंदर या एक बेड टाइम की. उसमें से जो 2/3 डोज होती है वो हम मॉर्निंग में लगाना स्टार्ट कर देते हैं और जो 1/3 होती है वो हम बेड टाइम के ऊपर लगाते हैं. अब जो ग्लाइसेमिक मॉनिटरिंग होती है आपने उसको मॉनिटर करना होता है. अब ऐसे कि अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको आप ये ट्वाइस डेली NPH दे रहे हो, जिसमें 2/3 आप मॉर्निंग में दे रहे हो, 1/3 बेड टाइम पे दे रहे हो, स्टिल अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं करता है, उसकी जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, हर 3 दिन के बाद हम 2 यूनिट्स इंसुलिन के बढ़ा सकते हैं. 3 डेज़ के बाद 2 दिन के बाद हम 2 यूनिट्स इंसुलिन के बढ़ा सकते हैं. और अगर किस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है इंसुलिन की वजह से, तो हम पे 10 से 20% इंसुलिन कम कर देते हैं उनकी. अब जो ट्रीटमेंट होता है ना, कभी कभी इनसफिशिएंट होता है. अगर आपने बेसल इंसुलिन की ट्वाइस डेली रिजीम भी कर लिए, स्टिल पेशेंट का अगर ग्लूकोज लेवल नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप उसके अंदर या तो प्रांडियल इंसुलिन को ऐड करते हो या फिर आप उसके लिए मिक्स इंसुलिन रिजीम को यूज़ करते हैं. लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी भी आपकी नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं इन सबको हम इंसुलिन के साथ इस्तेमाल नहीं करते. जैसे कि जब आप इंसुलिन को सल्फोनाइल यूरियाज़ के साथ यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप सल्फोनाइल यूरियाज़ और इंसुलिन दोनों को साथ यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है. आपके ग्लूकोज के लेवल बहुत कम हो जाते हैं और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. एक दफ़ा जब इंसुलिन स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने सल्फोनाइल यूरियाज़ को टेपर करना होता है और फिर उसको आपने डिसकंटिन्यू कर देना होता है. इंसुलिन जब आप पायोग्लिटाजोन के साथ उसको ऐड करते हो, पायोग्लिटाजोन जो ले रहे होते हैं और आप साथ इंसुलिन उनको देना स्टार्ट कर देते हो, तो उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी में एडीमा स्टार्ट हो जाता है और उनको हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है. मेटफॉर्मिन के साथ हम यूजुअली कंबाइन कर देते हैं इंसुलिन को, लेकिन पायोग्लिटाजोन की वजह से एडीमा डेवलप हो जाता है, वेट गेन होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है. इसी तरह से अगर आप सल्फोनाइल यूरियाज़ के साथ यूज़ करोगे तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और इवन उसको जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अगर आप इंसुलिन को सल्फोनाइल यूरियाज़ के साथ लोगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और आपकी मोर्टेलिटी बढ़ सकती है. इसी तरह से अगर आप इंसुलिन को पायोग्लिटाजोन के साथ लोगे तो आपकी बॉडी में एडीमा हो सकता है, वेट गेन हो सकता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है. लेकिन इंसुलिन को मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं.
सेकेंड रिजीम इज एडिशन ऑफ प्रेंडियल इंसुलिन। प्रेंडियल इंसुलिन हम तभी ऐड करते हैं जब आपने बेसल इंसुलिन रिजीम स्टार्ट की, आपने उसको 2/3 मॉर्निंग और 1/3 इवनिंग में भी दे दी, नाइट पे भी दे दी, लेकिन स्टिल पेशेंट का अगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है तो फिर हम प्रेंडियल इंसुलिन को ऐड कर देते हैं। प्रेंडियल इंसुलिन जो होती है इसमें या तो आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हम खाने से पहले, मेजर मील से पहले इंजेक्ट कर देते हैं, जो पेशेंट ऑलरेडी बेसल रिजीम ले रहा होता है। मतलब बेसल इंसुलिन रिजीम उसकी चलती रहेगी, लेकिन साथ अब उसके कोई भी मील से पहले हम उसको शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन उसके इंजेक्ट करेंगे। अब इसकी इंडिकेशन ये एक तो ये होता है कि आप जो एक मील से पहले भी कर सकते हो या फिर आप सेवरल मील से पहले भी कर सकते हो। मतलब या तो आपके दिन का जो सबसे बड़ा खाना है उससे पहले आप ले लोगे, या फिर आप डिफरेंट सेवरल मील्स के से पहले भी आप ये प्रेंडियल इंसुलिन लगा सकते हो। इसकी इंडिकेशन ये होती है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है और वो बेसल इंसुलिन रिजीम ले रहा है, जिसमें वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ आपकी 2/3 मॉर्निंग और 1/3 नाइट डोज भी ले रहा था, लेकिन स्टिल उसकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो फिर उसके अंदर हम प्रेंडियल इंसुलिन को ऐड कर देते हैं। अब जो प्रेंडियल इंसुलिन होती है इसमें आपने क्या करना है कि जो बेसल इंसुलिन इंजेक्शन थे वो तो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी जैसे उसके चल रहे थे, साथ आपने 4 यूनिट ऐड कर देने हैं शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के, उसके किसी भी जो आपने चूज़ किया मील उससे पहले। इसकी टार्टेशन भी हम उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल के हिसाब से करते हैं, मतलब उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपने देखना है कि कितने यूनिट्स पे उसका कंट्रोल हुआ है। और इसमें भी ऐसे ही होता है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दिन के बाद आप जो है ना 1 से 2 यूनिट प्रेंडियल इंसुलिन के बढ़ा सकते हो, जब तक उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता। और अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो गया तो आपने इंसुलिन की डोज को 10 से 20% कम कर देना होता है। थर्ड रिजीम होती है वो आपकी होती है मिक्स्ड इंसुलिन रिजीम। जो मिक्स इंसुलिन रिजीम होती है इसमें बेसिकली इसके नाम से बता रही है कि पहले से ही आपकी इंसुलिन मिक्स हुई हुई होगी। मतलब कि जो आपकी बेसल इंसुलिन रिजीम होती है उसमें आपकी जो प्रेंडियल इंसुलिन थी वो ऑलरेडी मिक्स हुई हुई है, कि आपके जो बेसल इंसुलिन वो ले रहा था उसके अंदर आपकी NPH मिक्स हुई हुई होती है, जो आपकी बेसल इंसुलिन थी शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ। आप खुद भी मिक्स कर सकते हो या फिर आपको प्री मिक्सड भी मिलती हैं जो मिक्स इंसुलिन रिजीम्स होती हैं। ये इसलिए हम करते हैं, एक तो ये सिंपल रिजीम्स होती हैं, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती और पेशेंट का एजुकेशन और टाइम की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये उन लोगों के लिए करते हैं जिनको बेसल इंसुलिन रिजीम से आराम नहीं आ रहा होता है, या तो हम उसको प्रेंडियल इंसुलिन ऐड कर देंगे या फिर जो है वो हम उसके अंदर मिक्स इंसुलिन रिजीम्स की स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपकी ये प्रेंडियल इंसुलिन जो थी वो मिक्स हुई हुई होती हैं आपकी बेसल इंसुलिन के साथ। इसमें भी ऐसे होता है कि सेल्फ मिक्स इंसुलिन भी हो सकती है कि आपने उसकी 80% करंट जो NPH डोज होती है साथ आप 4 यूनिट्स इसके अंदर भी रैपिड एक्टिंग या फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के पर इंजेक्शन ऐड कर दोगे। और जो प्री मिक्स्ड भी हमें मिलती हैं ये इंसुलिन्स जो कि मिक्स इंसुलिन रिजीम्स वाली होती हैं, जिसमें उसकी जो पेशेंट की इंसुलिन डोज होती है वो ऑलरेडी मिक्स हुई भी होती है, और इसकी टाइट्रेशन हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुताबिक करते हैं। और अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको मिक्स इंसुलिन रिजीम से आराम नहीं आ रहा तो फिर हम उसके अंदर जो है वो फुल बेसल बोलस रिजीम उसको देते हैं। तो स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन रिजीम, जो स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन रिजीम होती है वो भी वेरी करती है और वो इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी आपने फॉलो करना होता है। जो स्लाइडिंग स्केल रिजीम होती है इसको हम लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें 2 तरह से होता है, अगर तो पेशेंट सब कुछ खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, तो आपने हर खाने से पहले उसको शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्ट करनी होती है, और रात को सोने से पहले भी आप उसे रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दोगे। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जो नहीं खा रहा है तो आपने हर 6 घंटे के बाद उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्ट करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना होता है। अब आपका ग्लूकोज लेवल जो है अगर 140 से 70 से 140 के दरमियान में है ग्लूकोज लेवल, तो अगर तो पेशेंट इंसुलिन सेंसिटिव है तो भी आपने उसको कोई इंसुलिन नहीं देनी है। यूजुअल इंसुलिन भी नहीं, अगर इंसुलिन से रेजिस्टेंट है तो भी आपको कोई यूनिट्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर तो उसका ग्लूकोज लेवल 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में है। अगर तो ग्लूकोज लेवल 140 से 180 के दरमियान में है तो आपने उसको 2 यूनिट्स देने हैं अगर तो वो इंसुलिन सेंसिटिव है। अगर तो यूजुअल इंसुलिन वो यूज़ कर रहा है तो फिर आपने उसको 4 यूनिट्स देने हैं, और अगर वो रेजिस्टेंट है इंसुलिन से तो भी आपने 4 यूनिट्स देने हैं। अगर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से 220 के दरमियान में है तो अगर इंसुलिन सेंसिटिव है तो आपने इसको 4 यूनिट्स देने हैं। अगर यूजुअल इंसुलिन ले रहे हैं तो 6 यूनिट्स देंगे, और अगर रेजिस्टेंट है तो आप 8 यूनिट्स दोगे। 220 से 260 के दरमियान में अगर होगा तो आपको 6 यूनिट्स, आप सेंसिटिव होगा सेंसिटिव है तो 6 यूनिट्स दोगे, यूजुअल में आप 8 यूनिट्स दोगे, और अगर रेजिस्टेंट है तो फिर आपने 10 यूनिट्स, इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आप फिर 10 यूनिट्स इंसुलिन के दोगे। 260 से अगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो आप 8 यूनिट्स इंसुलिन सेंसिटिव वाले पेशेंट्स को देते हैं। यूजुअल इंसुलिन के हम 10 यूनिट्स देंगे, और अगर तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो फिर आपने 12 यूनिट्स देने हैं।
अगर तो 300 से 350 के दरमियान में आपका मिलीग्राम पर डेसिलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिव है तो आप 10 यूनिट्स दोगे, अगर तो यूजुअल इंसुलिन है तो फिर आप उसमें आप 12 यूनिट्स दोगे, और अगर रेजिस्टेंट है तो फिर आप 14 यूनिट्स दोगे। और अगर 350 से 400 के दरमियान में है तो अगर इंसुलिन सेंसिटिव है तो हम 12 यूनिट्स देंगे, अगर तो यूजुअल है तो फिर हम उसको 14 यूनिट्स देंगे, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो फिर हम 16 यूनिट्स देंगे।